में मिलते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि गायनः दक्षिणात्या, हम उनको सुन रहे हैं, तो मतलब दक्षिण से आए हैं, तो 1000 मील दूर से। उन्होंने कहा कि ये बड़े सुंदर, बड़े अच्छे हैं। रामायण में जो लव और कुश हैं, तो वो सिर्फ बेटे ही नहीं हैं राम के आश्रम में, उनको सिखाया गया है और फिर उनसे कहा गया है कि अच्छा भाई तुम जाओ और सुनाओ। तो उनको एक प्रोफेशनल सिंगर, कथा बनाने कहने वाला बना दिया गया है। तो वो ये सारे प्रोफेशंस थे। और फिर और जगह साहित्य में मिलता है कि कैसे नट हैं, नटी हैं, वो उनका क्या सोशल स्टेटस है, वो कोई, इसमें भी हमें मिलता है। साल सिखाई इंडस्ट्री में, उनमें कभी कभी 2-4 बच्चे आते थे, फौरन हमें लगता था, मेरे कहा सुनो जरा, तो पिताजी क्या करते हैं, मैडम वो एक्टर। तो यू कैन सी द डिफरेंस, द एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, सीरियसनेस टुवर्ड लर्निंग। ऐसे ही होता है जब प्रोफेशनल गाने बजाने के बच्चे होते हैं, वो बचपन से वही सुन के आए, उनको उसमें मैक्सिमम इज्जत है। माँ बाप, चाचा चाची, सब लोग, कोई रियाज कर रहा तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जी हाँ, घरों में क्या, अरे क्या टाइम बर्बाद कर रहा, कहा कि क्या हुआ, तो पढ़ लेगा, बाहर पढ़ेगा क्या। तो उस घर में जो बच्चा, what she means is that professional knowledge is given right from the beginning. बिल्कुल बचपन से उनको सिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, मतलब ये कि वो सिखाएंगे तो, बट बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप पिकअप कर लेगा। इसके बारे में एक छोटी सी कुछ कहानी भी है, हैं बताऊं? वो ऐसा हुआ कि एक ख़ानदानी साहब जो थे, उनकी, ये रिकॉर्ड मत करो यार, ये तो जोक है क्यों अपनी रील बर्बाद कर, कि उनकी जो बीवी थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई। अब सब बड़े खुश हुए। तो 9 महीने हो गए, उनका बस आने ही वाला है, आने ही वाली है। 10 महीने हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, पेट यूँ हो गया और वो प्रसव नहीं हो रहा था। तो एक क्या करें, छोटी सी जगह में रहते थे, मतलब दिल्ली के बिल्कुल ही आसपास। तो उन्होंने कहा एक पुरानी दाई है, उसे बुला लाते, वो बड़ी तजुर्बेकार है, वो करा देगी। तो दाई आई, बोले अच्छा, अरे 2 मिनट। उन्होंने पति से पूछा, खान साहब वो पिछला प्रोग्राम कब हुआ था आपका? तो उन्होंने कहा जी वो 15-20 दिन, महीना भर हो गया। वो प्रोग्राम का कुछ चिट्ठी विट्ठी पड़ी है जब आपको ऑल इंडिया रेडियो ने बुलाया था? उन्होंने कहा हाँ हाँ ये रखी है। इसका क्या करेगी तू? कहा नहीं लाई। उसने वो ख़त निकाला, उस पर छींटा वीटा लगाया, तो उसने पेट पे 2 छींटे लगाए। वो बोली खां साहब प्रोग्राम आया है, बाहर आ जाइए तो वो बाहर आ गए, ताने मार रहे थे खानदानी। तो जो इन्होंने बात कही वो मतलब उसको इस अंदाज, मतलब उसका ये एक मजाकिया है, उसका प्रहसन है बना दिया, लेकिन उसकी रियलिटी है। ये हमारे अतुल कपूर और उनके बड़े भाई अजीत कपूर, दोनों ऐसे ह्यूमन बीइंग रॉटन, लेकिन क्या इंटेलिजेंट। अरे बाप, उनको दे दी, क्योंकि बाद में पता चला कि इनके पिताजी का नौटंकी का कंपनी था। आई सी। तो वो बचपन से उसी में पढ़े पड़े। नहीं देखिए, look at the pre-industrial world, not only of India but
almost everywhere. And in India, when did the child go into formal education? At the age of 8 or 10. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का बच्चा गुरुकुल में जाएगा तो 10 या 11 साल की उम्र में जाएगा, और जो कामगार हैं यानी जो शिल्पी हैं, शूद्र वर्ग है, वो घर पे ही रह के ट्रेनिंग कर लेंगे। तो उनकी ट्रेनिंग तो सबकी ट्रेनिंग जो है वो 4-5 साल की उम्र से शुरू हो गई, क्योंकि जो आपके घर में है, जो आपके प्रोफेशन में है, अगर कुम्हार का बच्चा है तो उसने मिट्टी से कुछ बनाना शुरू कर दिया, और अगर मान लीजिए किसी ग्रामेरियन का है तो वो भी तो सुबह सुबह सुन रहा है ना कि वो सूत्र पढ़ रहे हैं, बाप पढ़ा रहे हैं, तो जब तक 11-12 साल का हुआ वो थोड़ा बहुत तो याद भी हो गया, और जब 11-12 साल का गुरुकुल में गया तो प्रिपेयर्ड है, और जब उसको करेक्ट कर दिया गया तो वो क्विकली करेक्ट हो गया। तो ये सिस्टम था, और क्योंकि सोसाइटी वो प्रोफेशंस में बटी हुई थी, ये उसका प्लस पॉइंट था। अब उसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि आप अपने आनुवांशिक कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य को शुरू करेंगे तो उसमें डिफ़िकल्टी भी होगी, एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी, और दूसरा ये भी महसूस करेगा कि ये थ्रेट है, मेरे प्रोफेशन के अंदर क्यों टांग अड़ा रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप नहीं दे पाएंगे। ये इसका नेगेटिव पॉइंट था। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप चूज़ करते हैं 20-25 साल की उम्र में, जबकि सीखने का वक्त निकल चुकता है। इसलिए हर प्रोफेशन में आप देखेंगे अधकचरे लोग हैं आज, और अगर उनको पक्का बनना है तो वो 40-50-60 साल की उम्र में पक्के बनते हैं, वो भी कुछ बनते हैं, बाकी IAS अफसर बन जाते हैं। हाँ, क्या है व्हाट इज़ IAS? आप 2 महीने को रटिए, 2 साल तक रटिए, कुछ बड़े अच्छे नंबर ले आइए, फिर आप सरकारी जमाइए। माई वर्स्ट स्टूडेंट्स हैव गॉन इनटू IAS। मैंने 40 साल पढ़ाया। मेरे well, because this is the unfortunate setup. But if you compare, you see, there's secondly another point. Today the lifespan is more. I mean, today you live 60, 65, 70, 80. Earlier you lived 50, 55, 40. And so many people died at a young age. So, because of epidemics, because of lack of proper medicine, because so many women died in childbirth. यानी वो समाज ऐसा था कि उसमें अर्जेंसी थी। आज लीजर है, आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, ये नहीं वो कर लूँगा, यहाँ नहीं तो वहाँ चली जाऊँगी। You see all these choices. Now how long this society will last? This again is a matter of question. Because if tomorrow we undergo severe environmental degradation, then we will come back to the society of urgency. Because we will have less time to do things. We are living in a very heavenly situation, historically speaking. Nobody had this. आज आप 80 साल के हो गए, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वही पहले तो अगर घोड़े पे नहीं चढ़ सकते आप 35 साल की उम्र में, तो आप वो क्या कहते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। राजा तो बहुत चीज़, एंड राजा हैड टू रिटायर अर्ली। आज तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है रिटायर होने की। So the situations are very different, ma'am. What is the contribution of Abhinav Gupta
when compared to Natyashastra, his special contribution. No, yesterday, or was it yesterday? Yes, yesterday morning, we went into the four analysis of Lolat, Shankuk. Yeah, that's the only difference. Otherwise, he follows the Natyashastra completely. You see, it's not a question of following or not following. It's a question of how you view a particular Shastra. How do you analyze it? How do you reassess it? How do you see the meaning of it again? You see? So, Shankuk sees it in one way. Nayak makes another contribution of Sadharanikaran and Sattvodrek, and Abhinav makes the contribution of Abhivanjana, that Anadivasana is tasted. So these are reassessments of a particular aspect of it. The tradition of Shastra means, that a body of knowledge is given to you, a practice is given to you. Some of it is very well understood, some of it may have disappeared because the practice does not preserve it. Then how will you recapture it? What are your sources? Are you going to do it by merely seeing older text, talking to older people, seeing what is available and making a conjecture? And then you write about the whole thing. That is called your Vyakhya. So how many chapters? Like what we are doing now. This text is there for the last several thousands of years, but we are trying to figure out what was the ancient mode of production. So we have a few things. We have Odissi, we have Kudiyattam, we have certain traditional, which we can see, we can make a guess. So different people will study it, different people will approach it, then they will give their assessment. This is how I make a meaning of it. That is the tradition of Vyakhya. How many chapters he has written? How many chapters in Natshastra? Abhinav Bharti. No, Abhinav, look. What is a Vyakhya? Vyakhya means that commentary is on the text. So, you are writing a commentary on every chapter, or rather every shlok of every chapter. तो वो तो देखिए, शास्त्र में जितने चैप्टर हैं उतने ही आप वो व्याख्या उसी पे चल रहे हैं. हाँ जी, हाँ बोलिए. हाँ, क्या सिद्धांत दिया? नहीं, वो ये सब नहीं करते, और वो शिव का नाम कहीं नहीं लेते. जो मैंने आपको कोटेशंस दी, जो मैंने आपको टेक्स्ट की बात की, उसमें कहीं शिव नहीं है, और उसमें ये जो आप कह रहे हैं ये सब कहीं कुछ नहीं, इन शब्दों का भी कोई प्रयोग नहीं. लोग की बात तक नहीं करते, ये ध्वनि सिद्धांत को भी नहीं लाते अभिनव भारती में कहीं. इसीलिए मैं आपसे कह चुका हूँ, शायद आपको बुरा भी लगा हो, और ये सबके लिए है. टेक्स्ट पढ़िए. देखिए, यही सारी मुसीबत हो रही है. आपको क्लास में क्या पढ़ा है? अरे वो नैयायिक थे, नैयायिक ने ये कह दिया, क्योंकि वो न्याय में बिलीव करते थे इसलिए इन्होंने ये कह दिया. आपको ये पढ़ाया जा रहा है, मुझे भी ये पढ़ाया गया. तो आपका प्रश्न जो बना
कि उन्होंने जो शिव के बारे में कहा है, जो उन्होंने तुरीयता के बारे में कहा है, तुरीय शब्द को तो सारे अभिनव गुप्त के 45 ग्रंथों में कहीं नहीं आता। ये तो योग की एक दूसरी परंपरा है मेरे दोस्त। टेक्स्ट क्या कह रहा है, अभिनव भारती क्या कह रही है, वो हमने आपको बताया। अभिनव भारती में वृंदावन की चर्चा है क्या? बताया तो, कोटेशन दिया तो व्याख्या जो है वो शास्त्र की होगी, वो टेक्स्ट की होगी। अभी हमारे पास कुछ समय है। भरत जी, मुझे एक चीज जानना था। हाँ। आई डोंट नो वेदर इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये जैसे हाँ, क्वेश्चन इनका ये क्वेश्चन है कि नायिकाओं की अवस्था। अब मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, अवस्था शब्द यहाँ एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी आता है कि नायक की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, यानी उसका प्रोग्रेशन क्या होता है नाटक में। शुरू में क्या हुआ जब वो नाटक खुला, फिर आगे चलकर क्या अवस्था आई, फिर अंत में फलागम यानी उसको वो चीज़ मिल गई तो क्या अवस्था होगी, और अगर ऐसा नाटक है कि उसको वो चीज़ नहीं मिलनी है तो क्या होगी। वो एक है। अब आपका जो प्रश्न है वो नायिका से है। हाँ, तो नायिका, मुग्धा नायिका जैसे आप उसकी बात कर रही हैं, तो मुग्धा नायिका 16 साल की होगी, वो अनजान होगी, तो वो जो शकुंतला ने उसको कह दिया, शकुंतला में जो कालिदास ने कह दिया अनाघ्रतम पुष्पम, हाँ, अनछुआ फूल हो तुम, वो एक ट्रांसलेशन किया है किसी ने। तो वो 15 साल की 16 साल की कन्या क्या हो, ये कालिदास की शकुंतला है। और महाभारत में शकुंतला है, वो कहती है ज़रा दूर रहो, वो पिताजी नहीं आए, जब पिताजी आएंगे तब बात करेंगे। तो कहता है अरे भैया, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मैं तो अपना प्रेम निवेदन अभी करूँगा आपसे। उन्हें क्या करना है, तो शादी करनी है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, अच्छी कन्याएं जो है ना, वो बाप ही जब जिसको देता है शादी में उसी के पास जाती हैं। तो कहते छोड़ो इस सब बात को, मैं कर सकता हूँ, तुम जो है तुम्हारा भी गोत्र क्षत्रिय है, मैं भी हूँ, ये सब हो सकता है, और हम गांधर्व विवाह कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि पापा जी का इंतज़ार हो, ब्राह्म विवाह में ऐसा होता है, ये तो गांधर्व विवाह तो हम कर सकते हैं। तो मनु ने गांधर्व, और पुराने ज़माने में गांधर्व विवाह लीगल था, तो कर लें, क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है हाँ चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन मेरा बेटा राजा होगा, ये वचन दे दे। मेरा बेटा राजा होगा। तो महाभारत की शकुंतला जो है वो प्रगल्भा नायिका है, चतुर नायिका है, वो मुग्धा नहीं है कि बस दुष्यंत जी जो कह रहे हैं उन्होंने मान लिया, बेचारी अपने देखती रही, और अपने ये भी मान लिया कि ये सचमुच है राजपुरुष, सचमुच मुझे चाहता है। वो बहक गई क्योंकि वो मुग्धा है, अनजान है, जैसे आपने शब्द किया। वो प्रगल्भा है कि अच्छा अच्छा, बड़ी मोहब्बत दिखा रहा है, चलो माल तो ले लो पहले। तो उसने कहा पहले प्रॉमिस कर दे कि मेरा ही बेटा जो है वो राजा होगा। तो अच्छा, इसमें फिर और बातें हैं। मुख्यतः जो नाट्यशास्त्र में है, दिया हुआ है, वो बताया था, कल पढ़ा भी था, नव यौवना, फिर यौवन के दूसरे चरण में, तीसरे चरण में फिर प्रौढ़ा नायिका है। प्रौढ़ा का मतलब मिडिल एजेड है। तो प्रौढ़ा जो है वो दूसरे प्रकार से प्रेम करेगी, फिर उसकी शारीरिक
अवस्था भी अलग होगी, फिर उसकी शारीरिक क्रियाएं भी अलग होंगी, उसकी प्रेम और रति करने का ढंग भी अलग होगा, है ना, प्रौढ़ा नायिका का। तो ये सब इसमें इन्होंने बताया है कि जो दिखाना जी। प्रज्ञा, प्रगल्भा, प्रगल्भा जो मैंने नायिका बताई वो प्रगल्भा है। नहीं, एक प्रज्ञा भी है। नहीं, प्रज्ञा तो मुझे नहीं पता कहाँ किस में दी है, मैं देखूंगा अगर है प्रज्ञा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कुछ शास्त्रकार पुरानी ही नायिकाओं के नए नाम दे देते हैं या वो एक नई कैटेगरी बनाते हैं। नहीं, वो नाट्य शास्त्र में नहीं है। हाँ, नाट्यशास्त्र में नहीं है। और धनंजय और दशरूपक में धनंजय और भानुदत्ता रसमंजरी, he has given the explanation details of all those things. नायिका और उसमें प्रज्ञा है। अच्छा, ठीक है, अब मैं नहीं जानता उसके बारे में। हाँ जी। One question comes to my mind and often things into it. For instance, classical theatre, classical dance, can it be fused with modern dance without sacrificing the classicism of it? No, you see, I think there are 3-4 things in your question. Number one, how does the tradition restrict? And earlier in the first and the second day, we dwelt on this question that it's a total misconception about Shastra or about tradition that there is any restriction. Then I read out quotations, where the Natshas ends. This is the last, I read out the last line which says that if I have left out certain things, then you please add. You look what's happening in this world and you add, right? So this is a misconception. Secondly, as to how can you combine tradition with modernity? It's a phenomena which takes different shapes. वो अकबर इलाहाबादी थे एक सन 20 के आसपास, तो उनका एक शेर है, आदत जो पड़ गई बचपन से, आदत जो पड़ गई बचपन से वो दूर भला कब होती है, रखी चुरौटी पॉकेट में पतलून के नीचे धोती है। तो सन 20 में क्या हुआ, पैंट पहननी शुरू की, तो पैंट में पॉकेट भी थी, पॉकेट, हाँ। अब उनको खाना है तो उसके लिए चुनौती भी उन्होंने पॉकेट में चुनौती रख ली, और पतलून पहनना बिना मेरी धोती उतार के कुछ पहनना इसकी आदत नहीं थी, तो उन्होंने धोती पर ही पैंट पहन ली। अब दिस इज़ एन एग्जाम्पल, 1920 का ये शेर है अकबर इलाहाबादी का, और वो उन्होंने शायद महात्मा गांधी के ऊपर लिखा था। क्योंकि वो गांधी जी के बड़े विरोधी थे, तो उन्होंने देखा होगा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब आए थे तो पैंट वैंट में पहनते थे, और फिर बाद में जब उन्होंने धोती पहनी तो उसके धोती पहनने के बाद उन्होंने कुछ इस तरह की, वो बहुत सारी उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, हाँ हाँ हाँ, वो ट्रेडिशन हो गया। सो देर इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस विच विल बी ridiculous, and then there is another way of doing it where you do it in a way so that the whole thing is a healthy combination, because tradition is something which continuously grows. If this text has survived today, then it has survived because it has helped you recreate things. Otherwise you'll just forget it. आपका एक प्रश्न था, हाँ आपका भी लेता हूँ, इनका ले लेता हूँ फिर। कौन सा? चलो देखेंगे, अगर समय होगा तो कर लेंगे। हाँ जी। नहीं, उसमें देखिए समग्रता नहीं है, क्योंकि समग्रता शब्द का एक तो अर्थ दूसरा होता है। समग्रता का अर्थ ये होता है आपने कुछ छोड़ा नहीं, सबको ले लिया,
लेकिन वहाँ जो कल आपने सुना, अगर थोड़ा आपको याद होगा, तो वहाँ मुख्य चीज़ क्या है? जुड़ना। दैट इज संयुक्ति, यानी जुड़ना। जब तक टोटली हम नहीं जुड़ते हैं। और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि इसमें नई बात क्या है भाई? तन्मयता तो पहले से लोग कह रहे हैं कि तन्मय, उसके साथ बिल्कुल जुड़ जाना। तो मैंने ये कहा कि वो जुड़ना किस प्रकार से हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तन्मयता तो एंड प्रोडक्ट है, लेकिन ये कैसे आप जुड़ेंगे ये भी मैं कह रहा हूँ। किस किस से जुड़ेंगे, क्या चीज़ है जो आपको जोड़ रही है, इसलिए वो भेद करने के लिए ये नाम रखा। यू सी, दिस इज हाउ वी डू इट in the tradition, that there are certain things which we observe very fruitfully. हाँ जी, सर इस सवाल की तरह नहीं, एक अनुरोध की तरह इसको सर देखिएगा कि जैसे सर कहानी पढ़ी मैंने, तो वो मैं इस वजह से पढ़ता हूँ ताकि उसका हमारे जीवन में उसका कैसे योगदान होगा। तो इसमें से क्या चीज़ मैं ले सकता हूँ? किसी चरित्र के बारे में बताया गया, जैसे राम के बारे में बताया गया, या महाभारत में किसी युधिष्ठिर हैं उनके बारे में बताया गया। तो वो मेरे जीवन में उसका किस तरीके से मैं उसको देखता हूँ कि उस चरित्र निर्माण को मैं अपने में कैसे धारण कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अब जैसे नाट्य वेद लिखा गया और उसका योगदान आज के प्रशिक्षण में कैसे होना चाहिए जो नहीं हुआ? नहीं, लिखा गया वो नाट्य शास्त्र है। विद्या जो दी गई, जो ज्ञान देती है, वो नाट्य वेद है। ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया, दोनों में अंतर क्या है। जो प्रैक्टिकली होता है वो नाट्य है, और उसके बारे में जो हम लिखते हैं, सोचते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके से शिक्षा देते हैं, वो नाट्य शास्त्र है, शासनोपायम। और उस सबसे जो आपको ज्ञान होता है वो वेद है, नाट्य वेद है। हाँ, तो सर उस शास्त्र का मेरे जीवन में वो योगदान कैसे, वो व्याख्या तक नहीं सीमित रह गया, उसका योगदान मेरे जीवन में कैसे आया? चलिए, आपका प्रश्न ये कि उसका मैं सदुपयोग शास्त्र का कैसे करूँगा। आप शास्त्र का सदुपयोग नहीं करते। आप तो शास्त्र का सदुपयोग ये होगा कि जो विद्या जिसका वो शास्त्र है, उस विद्या को करें। जब आप करेंगे, जब आप साधना करेंगे उस नाट्य की, नाटक एक्टिंग की, या व्हाटएवर यू आर डूइंग, उससे जो आपको ज्ञान होगा, और वो ज्ञान डिवाइडेड नहीं है कि मैं कैसे ये पर्टिकुलर एक्टिंग कर लूँ, कैसे विलेन कर लूँ और कैसे हीरो कर लूँ। यहाँ ज्ञान से मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, जिसको कहते हैं ज्ञानी पुरुष। तो वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो वेद की बात कर रहे हैं, हायर स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। तो वो जब होगा जब आप साधना करेंगे, उस विद्या की करते रहेंगे तब वो होगा। वही पिछले सवाल क्या हुई, थोड़ा अधूरा सा रह गया है वो फिर बात में प्रशिक्षण पे आ जाती है। तो साधना किस दिशा में करनी है? देखो, प्रशिक्षण तो दिया जाएगा जो सीख रहा है। जो सीख चुका है फिर वो विद्या को प्रैक्टिस करेगा। जब वो प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे उसको एक साधना के तौर पे करेगा, तब उसे ज्ञान होगा। अगर आप एक पर्टिकुलर सिस्टम सीख गए, कुछ भी सीख गए, न्यूक्लियर फिजिक्स भी सीख गए, और इसलिए सीख गए कि भाई मुझे तो पैसा कमाना है, तो कोई ज्ञान नहीं होगा, पैसा हो जाएगा। अगर आपने ये माना कि ये एक पूरा लाइफ वेंचर है टू अटेन नॉलेज, तो होगा। और उसमें वो रिसर्च भी चलती रहनी चाहिए। रिसर्च तो इसलिए चलती रहनी चाहिए कि आप उसको अच्छी तरह से कर सकें, लेकिन करने के बाद बार बार उसको श्रद्धा से करने के बाद आपको ज्ञान होगा। वो ज्ञान अलग चीज़ है।
वो ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है कि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो? एक्सीलेंस इन दैट पर्टिकुलर आर्ट इज नॉट ज्ञान। ज्ञान तो अखंड है। आप कहते हैं ना ये बेवकूफ है और ये ज्ञानी है, ये आलिम है। तो आलिम का मतलब ये थोड़ी होता है कि ये एक पर्टिकुलर आर्ट जानता है। थोड़ा विचार करें आप। हाँ मुझे लगता है, हाँ जी मुझे लगता है जी। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है ये दुविधा बहुत कॉमन होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको लगता है कि ये जो बेसिक टेक्निक है ऑफ एनी आर्ट उसको नहीं सीखते। हम कुछ मॉडर्न सीख लेंगे। मॉडर्न आप नहीं सीख सकते। अगर आप कुछ सीखे हुए हैं, जैसे जितने भी ग्रैंड पिकासो वाज वेल नोन फॉर, लोग पहले फोटोग्राफ नहीं लेके उनसे पोर्ट्रेट कराते थे। द टेक्निक परफेक्ट। जैसे कि बाबा अलाउद्दीन के जिसके ऊपर हाथ रखा वो सोना बना, और उनमें से रविशंकर जो है वो जाके यहूदी मनमन को सिखाया। उससे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी क्या होगा? हाँ हाँ। यानी ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, कोई भी, चाहे अभी कल से ही फिनिश हो गया वाला गेट कब कर लेगा। एक्सक्यूज मी। इट विल बी अ डिफरेंट केस। हाँ कोई दो चीज एक जैसा नहीं हो सकता है। नहीं, ये तो शिक्षित है, अगर वो किसी भी पुराने आर्ट में प्रशिक्षित नहीं, ये जो आप इफ difference of meaning, so interpretation is a common term which Indians use because they know very little English. इसलिए everybody is, interpreting. There are many words of interpretation in different languages, in different systems, because you interpret according to a system. Now, how do you read a Shastra? We are talking now of a Shastra, Indian Shastra, Bharatiya Shastra, something like Manusmriti or Arthashastra or Natya Shastra or Kama Shastra, etc. Now this is what he has to say. I'll just read out. Upadeyasya sampathas tadanyasya pratikanam sputavyakhya virodhanam pariharah supurnata लक्ष्यानुसरणम श्लिष्ट वक्तव्यांश विवेचनम संगति पौनरुक्त्यानाम समाधान समाकुलम संग्रहश्च इत्ययं व्याख्या प्रकारो अत्र समाश्रिता. The last line is Samashrita, I have taken refuge in, or I have used Vyakhya Prakara. These are the ways of Vyakhya which I have used. In this Sangraha, in this Abhinav Bharati. Okay? व्याख्या के इन इन प्रकारों को मैंने पकड़ा है, उनका आश्रय लिया है. ये व्याख्या किस किस तरह से मैंने ये व्याख्या की है, कौन से मेरे पास साधन इसके रहे, व्हाट आर द वेज. ऑल राइट. सो फर्स्ट, उपादेयस्य संपाठः. उपादेय मीन्स something which has come to us. So, a shastra, a text has come to me.
So text is the upadeya. So first of all, I'll determine whether this text is correctly written, correctly spelled out, if the words in this are proper. पाठ भ्रष्ट तो नहीं है. I will first go and make a critical addition, जिसको आज लैंग्वेज में कंटेम्पररी एकेडमिक्स में क्रिटिकल एडिशन, प्रॉपर एडिशन कहते हैं. That is this reading which has come to me this in a form, in those days in a manuscript form and today in a printed form, is this correct or not? Are the words exactly the words as they should be, or they are, which is the correct word? Huh? I should be able to decide that first. जैसे कालिदास में मेघदूत में क्या है? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे. Now there is another version which says आषाढ़स्य प्रशम दिवसे. प्रथम दिवस एंड प्रशम दिवस. प्रथम दिवस फर्स्ट, पहला दिन आषाढ़ का, और प्रशम दिवस आखिरी दिन. तो कौन सा सही होगा भाई? कैसे डिसाइड करेंगे आप? नो नो नो, मेघदूत, why should Kalidas use प्रशम दिवस or pratham divas? So by reading the text, one simple way is to check your manuscript and check the manuscript from which this has been copied. ये तो सीधी सीधी बात हो गई. वहाँ अगर प्रथम लिखा है तो प्रथम कर दिया. अब ऐसा नहीं है, तो आप कॉन्टेक्स्ट यानी पूरे काव्य को पढ़ेंगे कि ये आषाढ़ के पहले दिन ये कविता लिखी जा सकती थी, या ये आषाढ़ के अंतिम दिन ये लिखी जा सकती थी, जब आषाढ़ खत्म ही हो सकता है. तो कुछ लोग कहते हैं अंतिम ही होगा, क्योंकि अब ये आखिरी बादल है. अगर अब भी नहीं ये कहेगा कुछ, तो फिर बादल थोड़े ही आने वाला है. तो ये प्रशम दिवस है, इसलिए प्रशम दिवस इज द करेक्ट रीडिंग. ये उनकी, कुछ लोग कहेंगे अरे आप देखो ना, बादल का डिस्क्रिप्शन तो देखो, आखिरी दिनों में ऐसे बादल नहीं आते, ऐसे घुमड़ घुमड़ के. वो उन्होंने क्या, एक मिनट मैडम प्लीज, ऐसे बादल नहीं आते आखिरी दिनों में. वप्र क्रीड़ा गज, ऐसे यहाँ जो बादल घिर घिर के हाथी की तरह से आ रहा है, तो जब नया बादल आता है तो इसलिए प्रथम दिवस. उनकी इंटरप्रिटेशन ये. See, so this is upadeyasya sampatha. First I want a proper part, सम्यक पाठ. मुझको सही शब्द चाहिए जो वहाँ लिखे होते हैं, तो मैं क्रिटिकल एडिशन बनाऊंगा. हमें बहुत सिखाया गया, सहदेव साहब, हिंदुस्तान में क्रिटिकल एडिशन की कॉन्सेप्ट ही नहीं थी. वो अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट यही सिखाता था कि हम आए हैं कैम्ब्रिज से, वहाँ क्रिटिकल एडिशन होता है, शेक्सपियर का फलाने ने बनाया है, और हिंदुस्तान में तो कोई क्रिटिकल एडिशन ही नहीं बनाता था. तो हम भी यही कहने लगे, हम भी यही लिखने लगे. जब हमने अभिनव गुप्त पढ़ा तो पता लगा कि ये तो 1000 साल पहले क्रिटिकल एडिशन की बात कर रहा है, कि मेरा पाठ भी सही है या नहीं. उपादेय संपाठा तद अन्यस्य प्रतीकनम. मैं उस पर प्रतीकन यानी निशान लगा दूंगा कि ये गलत. प्रतीक यानी मैं केवल अपने मन में नहीं कहूँगा, मैं क्रॉस आउट कर दूंगा, प्रतीकन कर दूंगा. फिर और क्या करूँगा, जब मैं
व्याख्या कर रहा हूँ तो स्फुट व्याख्या, ऐसी व्याख्या जो स्फुट हो, ऐसी नहीं कि और भी क्लिष्ट कर दिया। चौबे जी चले थे, दुबे जी चले थे चौबे होने, वो क्या है नहीं, हाँ, चौबे जी जो हैं छब्बे बनने चले थे और दुबे भी रह गए और 2 वेद उनके समाप्त हो गए। तो ऐसी व्याख्या कर दी कि कोई कहेगा कि ये तो और रेड़ पीट दी टेक्स्ट की। स्फुट होना चाहिए। स्फुट का मतलब जो स्पष्ट है उसको हम देख सकते हैं। और टेक्स्ट में अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ कुछ कहा, उसका उल्टा उन्होंने 2-4 अध्याय बाद कह दिया कि ऐसा नहीं करना है, वहाँ कर रहे हैं कि ऐसा ही करना है। तो ये विरोध है। तो जो पढ़ेगा वो कहेगा ये कैसे हो रहा है विरोध टेक्स्ट में। वहाँ तो कह रहे हैं केवल सात्विक अभिनय ही असली अभिनय है, और जब गिना रहे हैं तो आंगिक अभिनय को पहले गिना रहे, आंगिक अभिनय पहले गिनाते हैं, सात्विक बाद में गिनाते हैं। तो ये विरोध हो गया उद्देश्य क्रम में। इसे कैसे समझाओगे? इस विरोध का परिहार कैसे करें? तो वो कहता है कि स्फुट व्याख्या विरोधा नाम परिहारः सुपूर्णता। सुपूर्णता भी हमें आनी है। सारे टेक्स्ट का एक मतलब निकलना चाहिए। द होल टेक्स्ट शुड कम्युनिकेट वन बिग यूनिफाइड मैसेज, एंड आई हैव टू सर्च फॉर दैट। वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। व्याख्या के द्वारा मैं वो सुपूर्णता टेक्स्ट की आपको दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे, नो 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 नो, भरत मुनि सेज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, ठीक है, आपने सुपूर्णता का प्रयास किया ही नहीं, तो कैसी सुपूर्णता मिलेगी? इसलिए प्रयास होना चाहिए। हो सकता है फिर भी ना मिले, हो सकता है उसमें फिर भी कमी हो, बट इन द इंटरप्रिटेशन दैट यू गिव यू मस्ट प्रेजेंट ए सुपूर्णता। विरोधों का परिहार हो जाए और सुपूर्णता आ जाए। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, लक्ष्यानुसरणम। जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, जो मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, है जी, उसमें लक्ष्य का अनुसरण। लक्ष्य क्या है? हमने जिक्र किया था, लक्ष्य मीन्स दैट पर्टिकुलर साइंस और दैट पर्टिकुलर आर्ट। जैसे अगर संगीत का ग्रंथ है तो लक्ष्य वहाँ संगीत है, नाट्य का ये ग्रंथ है तो नाट्य यहाँ लक्ष्य है। लक्ष्य कहाँ हो रहा है? तो जो नाट्य में देख रहा हूँ, मेरी व्याख्या उसका अनुसरण भी करती है या नहीं। आज जो लोक में नाट्य का व्यवहार है उसके बारे में भी मैं कुछ कहता हूँ या नहीं कहता हूँ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब गंगावतरण जो करण है वो तो पद्मा सुब्रमण्यम नहीं करती। 108 करण पर बहुत लिखा और अद्भुत काम किया, लेकिन वो स्टेज पे गंगावतरण तो नहीं दिखाती जिसमें पैर ऊपर और वो हेड स्टैंड हो जाता है ना। तो मैं कहूँगा कि भाई अब ये नहीं होता, अब ये लक्ष्य में देखने में नहीं आता। भारतवर्ष में कहीं भी, न केरल में, न उड़ीसा में, न हैदराबाद में, न कुचिपुड़ी में, कहीं में गंगा अवतरण नहीं है, ये मैं लिखूँगा। तो लक्ष्य का अनुसरण करके मैंने जो टीका की है और मैं कर रहा हूँ, वो मेरा एक तरीक़ा है। जो बताया कि व्याख्या के प्रकार कितने हैं, तो देखिए, पहला पाठ सही करना, दूसरा कट आउट करना, तीसरा व्याख्या को
सर्वग्राह्य करना, सब समझ लें। ये नहीं कि पहले तो पढ़ के आओ मेरी व्याख्या कैसे होती है, ये पढ़ के आओ कि मेरी व्याख्या को कैसे पढ़ा जाएगा, ज़रा ये सीख के आना, ये नहीं। और जहाँ विरोध हैं उन दोनों को रेकंसाइल, उनका परिहार, उनको मिलान और सुपूर्णता होनी चाहिए, लक्ष्य के अनुसरण। उसके बाद श्लिष्ट वक्तव्यांश विवेचनम। अब देखिए यही गड़बड़ हो जाती है, कुछ जगह मिलता है क्लिष्ट वक्तव्यांश विवेचनम यानी कठिन, और कुछ जगह मिलता है श्लिष्ट। तो क्लिष्ट और श्लिष्ट का दोनों, क्लिष्ट का मतलब तो डिफ़िकल्ट, यानी जो डिफ़िकल्ट यहाँ फ्रेजेस हैं उनको मैं सरल कर दूँ। एक तो ये अर्थ हुआ, एक श्लिष्ट जिनके कई मीनिंग हैं, गूढ़ हैं और डिफरेंट हैं, है ना, अलग अलग। श्लेष का जहाँ प्रयोग है, डबल ट्रिपल मीनिंग जहाँ है, उसका मैं विवेचन करूँ, उसकी मैं परतें खोलूँ, श्लिष्ट वक्तव्यांश का मैं विवेचन करूँ। और संगति ही पौनरुक्त्या नाम। भाई एक चीज़ आपने यहाँ कही, फिर दोबारा आपने कह दी, फिर तिबारा आपने कह दी, तो वो भी तो एक दोष है ना कि कहे ही जा रहे हैं, तो दोबारा क्यों कह रहे हैं? कोई पर्पस है, एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर में क्यों कह रहे हैं? जैसे पहले ही उसने कहा प्रणम्य शिरसा, सिर के साथ मैं नमस्कार करता हूँ, तो ये शिरसा क्यों कह दिया भाई? सिर से ही तो नमस्कार होगा, तो फिर क्यों कह रहे हो शिरसा? तो उन्होंने बताया क्यों कह रहे हैं। ये श्लिष्ट वक्तव्यांश विवेचनम और संगति ही पौनरुक्त्या नाम, ये टोटोलॉजी है ना कि प्रणम्य शिरसा, मैं सिर से आपको झुका के नमस्कार करता हूँ। ये पुनरुक्ति आ गई ना इसमें, बार बार उस बात को कहा, क्यों कहा वो समझाया। समाधान समाकुलम, और जितनी शंकाएं हैं कि ऐसा क्यों कह दिया, ज़रूरत क्या थी, क्यों इस चीज़ को कह रहे हैं, यहाँ क्यों कह रहे हैं, उसका मैं समाधान करूं। ये जितने प्रश्न उठ रहे हैं, जितनी आशंकाएं हो रही हैं, जितने आक्षेप हो रहे हैं, हाँ, उसका मैं एक प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दूं, आपको समझाऊं, बताऊं कारण क्या है। तो ये सब जब कर दूंगा, वो जो संग्रह होगा, ये जो व्याख्या के प्रकार हैं, इन सब को मैंने प्रयोग में लिया है। तो ये सबसे विशद यानी डिटेल्ड व्याख्या का जो उद्देश्य हो सकते हैं वो यहाँ हमें मिल रहा है। अभिनव गुप्त ये कह रहे हैं कि ये आइडियल है, ऐसे व्याख्या होनी चाहिए शास्त्र। जो भी करे, अध्ययन करे, पढ़े, जाने, तो ये सारी चीज़ें, दीज आर द एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरप्रेटिंग ए टेक्स्ट। ये है हर्म्यूनेटिक्स सर। दिस इज अभिनव गुप्त's प्रिंसिपल्स ऑफ हर्म्यूनेटिक्स। तो देखिए, शास्त्र की व्याख्या जब तक सोशली यूजफुल नहीं होगी, क्योंकि अगर लक्ष्यानुसरण नहीं है तो कोई फायदा नहीं, वो तो एक बिल्कुल प्राइवेट सा काम हो गया कि साहब हमें तो पीएचडी करनी है, पीएचडी कर लें बस। अब पता नहीं नाटक कहीं होता है नहीं होता है, लेकिन ड्रामा में पीएचडी तो हो गई, एपीआई तो भर देंगे। वो एपीआई तो अब ख़त्म हो गई है ना, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में है अभी, तो वो नंबर आ जाएंगे, प्रमोशन मिल जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी।
ज़रूरत क्या है देखने की कि शर्मा जी क्या कर रहे हैं बम्बई में, नाटक कैसे खेलते हैं, इनका नाटक दूसरे के नाटक से क्या फ़र्क है, और मेरे शास्त्र में क्या लिखा है जो मैं इनके प्रयोग को देखूं, रिलेट करूं। ये नहीं करना। अगर आपको लक्ष्यानुसरण नहीं करना तो आपकी व्याख्या जीवंत व्याख्या नहीं होगी। तो पुरानी व्याख्याओं की रेपिटेशन। पिट्ठी पीस रहे हैं, उसी दाल को दोबारा आप पीस देंगे। और अगर आपने उसको श्लिष्ट को उभारा नहीं, उसके डबल ट्रिपल मीनिंग्स को नहीं दिखाया, तो फिर आप खुद ही कुछ नहीं समझे। अगर वो इतना सरल था टेक्स्ट कि उसका डबल मीनिंग कहीं था ही नहीं, तो लोग वैसे ही आप व्याख्या करने की ज़रूरत क्या थी। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से करेक्ट मैंने एडिशन नहीं बनाया, जो आया बस उसी पे मैं चल दिया, वही पढ़ा के मैंने पीएचडी कर ली। अब वो पीएचडीज तो ऐसी होती हैं ना, एप्लीकेबल उसमें कुछ होता ही नहीं है। उसके अंदर तो खाली यू जेनरेट ए टेक्स्ट आउट ऑफ अनदर टेक्स्ट। It can be, PhDs can often be called lechery of books. You know, you just go on generating one book out of another. Any contribution to the art, to the science. So, you see, the responsibility of the Shastrakar was very serious and very severe. And I think Abhinav Gupta was capable of doing, and he has done it. That is the reason that you cannot make any sense out of Natya Shastra unless you read Abhinav Bharati. Of course, one reason is that other great commentaries are missing. His is the only surviving commentary. All the rest of the commentaries are disappeared or burnt or thrown apart. They are not there. So, but even if there were some other small commentaries, this would be the great commentary because he has fulfilled all these conditions. जिन चीज़ों की उन्होंने यहाँ एक बीड़ा उठाया है, प्रतिज्ञा करी है कि मैं ये करूँगा, वो करके दिखाया। Sir, unlike Natyashastra, Abhinav Bharati is prose and poetry and prose and shlok. No. You see, a Vyakhya is always prose, but a text can be, a original text can be in verse. And yes, and what you can do is, you can draw upon somebody else's Vyakhya. If you are writing a new text, and incorporate it in shlokas. Like Sangeet Ratnakar has in many places just taken Abhinav Bharati, versified it, put it into shloka, and it becomes a Sangeet Ratnakar. But Vyakhya was always written in prose. You can quote in Vyakhya various other verses, which Abhinav Gupta does copiously. He quotes hundreds of verses from other texts. But his writing has to be in prose. There is no tradition of writing a Vyakhya in prose as well as in verse. There is no such tradition. Maybe tomorrow people will do it, but so far there is none. So friends, we come to the end of this second last session, and I am glad I have taken up this most important pratigya or task
of Abhinav Gupta for our understanding of what is Abhinav Bharati. We'll come back today at 5 o'clock, and that will be the last session. Tomorrow there will be no session. If there is any special announcement, you want to say something?